हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। और हम लोग पढ़ रहे थे बी फार्मा 6th सेमेस्टर का बचा हुआ सब्जेक्ट, और आज हम लोग बात कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट को लेके हुए, यानी कि बी फार्मा 6th सेमेस्टर में हम बात करेंगे आज मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री का अधूरा बचा हुआ यूनिट नंबर 3 शुरू किया था, और यूनिट नंबर 3 में आपको पता होगा कि हम लोगों ने 3-4 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 था एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, उसको खत्म कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 है यूटीआई ड्रग्स, यूटीआई, और उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन देख लिया था और क्विनोलोन कैटेगरी के ड्रग्स का सार देख लिया था। आज हम लोग क्विनोलोन्स जो आपके कैटेगरी के ड्रग हैं, उन सभी कैटेगरी के हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आपको याद होगा उसमें जितने भी ऑक्सासिन वाले ड्रग होते हैं वो आते हैं, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन, मैक्सिफ्लॉक्सासिन, ठीक है। जितने भी ऑक्सासिन वाले ड्रग आते हैं वो सब किस में आते हैं? क्विनोलोन्स में आते हैं। नैलिडॉक्सिक एसिड हो गया, फर्स्ट जनरेशन का ड्रग है। तो वो सभी ड्रग के क्लासिफिकेशन और सार को हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम इन सभी ड्रग के बारे में जितने भी है उसके मैकेनिज्म और यूज के बारे में पूछेंगे। जब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी ड्रग का डिटेल पूछेगा शॉर्ट नोट में, तो उसका मैकेनिज्म और यूज पूछेगा और बाकी कहानी पूछेगी। तो सार वगैरह जो था वो सबका कॉमन है, जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता दिया था। तो हम चलिए आज की क्लास में हम जल्दी से इन सभी की कहानी को समझ लेते हैं। देखिए, आपको याद होगा मैंने जब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मैंने बताया था कि डीएनए होता है। डीएनए से वो बनाते हैं आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है दोस्तों? दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से वो बनाते हैं प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। और वही प्रोटीन से उनका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या पर्टिकुलर ऑर्गन्स बनते हैं। और अगर ये हम किसी भी पोर्शन में प्रोटीन को बंद ब्लॉक कर दें तो बैक्टीरिया मर जाएगा, आरएनए को बनने से बंद कर दे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, या डीएनए को बनने से बंद कर दे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। एक मोटा मैंने आपको हिसाब बताया था लास्ट लेक्चर में। इससे पहले जब मैंने आपको यूटीआई के ड्रग्स पढ़ाए थे तो, और ट्यूबरक्लोसिस के पढ़ाए थे, तो कि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ पूरा करना है, हमें भी और बैक्टीरिया को भी, ठीक है। तो उसी तरह से किसी भी स्टेप में अगर हम इसको रोक दें तो ये चीजें हमारा काम करता है। अब जो क्विनोलोन कैटेगरी की सारी दवाइयां हैं वो इस स्टेप पे अपना कार्यक्रम करती हैं। देखिए दोस्तों, डीएनए से डीएनए के, भाई हमारे बॉडी में डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन जो पुराना डीएनए है वो डीएनए कहां से बनता है? वो डीएनए दोस्तों पुराने पहले से मौजूद डीएनए के द्वारा बनते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आपने इंटर में हिंदी में पढ़ा होगा डीएनए द्विगुणन, यानी पुराने जो डीएनए होते हैं वो आपस में, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा दूं, ये एक डीएनए का पार्ट है, ठीक है। या फिर मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपका जो पूरा का पूरा जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है, आपको सब आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि कोई डीएनए होता है, उसके 2 स्ट्रैंड होते हैं। ये एक डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड हो गया। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, ये ओल्ड डीएनए है। अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड से क्या होगा, एक अगला प्रोसेस बनेगा, एक स्ट्रैंड ये खुल के अलग हो जाएगा और दूसरा वाला स्ट्रैंड ये खुल के अलग हो जाएगा, और इन दोनों स्ट्रैंड के अपोजिट में एक नया स्ट्रैंड डेवलप होगा, दिस वन, दिस वन। तो अब क्या हो रहा है कि दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए और एक नया स्ट्रैंड बना, यानी कि ये ओल्ड स्ट्रैंड था, ये ओल्ड है, और यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड बन गया। यानी एक डीएनए से हमने देखा कि हमारे पास एक डीएनए था, अब हमारे पास एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया। यानी किसी भी एक डीएनए से 2 डीएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में डिटेल में पूछे क्वेश्चन के, अगर लॉन्ग में पूछे, तो आप मैकेनिज्म में ये सब फोटो बना करके, ये सब फिगर बना करके मैकेनिज्म को जब लिखेंगे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा पुराने डीएनए से नया डीएनए बनता है और बाकी का प्रोसेस चलता है। अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को भी ब्लॉक कर दें तो शरीर में डीएनए की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, नए आरएनए प्रोटीन नहीं बनेंगे और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। जितने भी क्विनोलोन कैटेगरी के ड्रग होते हैं बेसिकली वो इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं, वो डीएनए के रेप्लिकेशन को रोकते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को थोड़ा सा रोकना है, कैसे रोकते हैं इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इस प्रोसेस को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ,
ठीक है। वो डीएनए कैसे रोकते हैं, जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को कैसे रोकते हैं दोस्तों, डीएनए प्रोसेस में जब भी कोई डीएनए प्रोसेस होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, तो उसमें कुछ एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे एक एंजाइम है, ठीक है, डीएनए टोपोआइसोमरेज, देखिए इसे बोलते हैं डीएनए टोपोआइसोमरेज, इसी को हम डीएनए गायरेज भी बोलते हैं, डीएनए गायरेज या डीएनए टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज 1 2 3 4 4 होते हैं। इनका काम क्या है, एक कैंची होते हैं, दिस इज अ सीजर, बायोकेमिकल सीजर। जब किसी डीएनए के पुराने स्ट्रैंड के दोनों स्ट्रैंड को अलग करना होता है, तो जिस हम यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच होते हैं बेस पेयर्स, और इन बेस पेयर को कैंची से काटने की जरूरत होती है, और कैंची से काटने के लिए जिस एंजाइम का इस्तेमाल होता है उसे डीएनए टोपोआइसोमरेज कहते हैं। उसके बाद इन पुराने स्ट्रैंड को फिर से नए स्ट्रैंड में जोड़ने के लिए जो एंजाइम हमको चाहिए होता है उसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। यानी ऐसे तो बहुत सारे एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डीएनए टोपोआइसोमरेज और डीएनए लाइगेज ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को शुरू कराने के लिए। और जो क्विनोलोन कैटेगरी के ड्रग होते हैं, यानी जितने भी आपके फ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। यानी जो ये कैंची यहाँ पे था हमारे पास, ये जो कैंची था दोस्तों, इसी कैंची को ब्लॉक कर दिया, यानी डीएनए टोपोआइसोमरेज को ब्लॉक कर दिया, और जिससे पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी इस तरह से आप मैकेनिज्म को मैंने आपको समझा दिया कि कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे मैकेनिज्म काम करता है। मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हम जल्दी जल्दी से टॉपिक पे हम इन सभी ड्रग्स के बारे में यूज और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ध्यान से एक बार चल के देख लेते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक जो है वो है ड्रग्स ऑफ क्विनोलोन्स। तो ये हमारा बी फार्मा 6th सेमेस्टर का आप लोग पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 3। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग देखा था, क्विनोलोन कैटेगरी के अंदर कौन कौन से ड्रग्स हैं जो इंपॉर्टेंट मार्केट में आती हैं बेसिकली यूटीआई इन्फेक्शंस के लिए। उसमें नैलिडेक्सिक एसिड है, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ड्रग। फिर नॉरफ्लॉक्सासिन, एनॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन सेकंड जनरेशन में, स्पैरिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लोमीफ्लॉक्सासिन और गैटिफ्लॉक्सासिन, ये सबसे लास्ट कैटेगरी ड्रग है, सबसे एडवांस ड्रग है। ये 8 प्रकार के फ्लॉक्सासिन ड्रग्स हैं जो मार्केट में बहुत फेमस है, जो यूटीआई के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ये और बहुत सारे प्रकार के बीमारियों के लिए इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मोटा मोटा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सार हमने बता दिया। अब हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अगला हमारा जो पहला ड्रग है दोस्तों, दिस इज द नैलिडेक्सिक एसिड। अब नैलिडेक्सिक एसिड का मैकेनिज्म क्या है, इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन को रोकेगा बाय इनहिबिटिंग टू ए सब यूनिट ऑफ द एंजाइम डीएनए गायरेज। मैंने क्या बताया कि 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, डीएनए गायरेज और डीएनए आपका टोपोआइसोमरेज या लाइगेज। तो जो डीएनए गायरेज एंजाइम है, जो बैक्टीरिया के लिए रेप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये उसी के ए सब यूनिट को ब्लॉक कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। थोड़ा सा और डीप में पढ़ना है तो उसके ए सब यूनिट को ब्लॉक कर देता है। इस तरह से ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। इसके यूज भाई, अब इसका मोड ऑफ एक्शन में वही फिगर बना देना, अगर एग्जाम में अलग से पूछता है तो वही फिगर बना देना जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया। अब इसका यूज क्या है, इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं लोअर यूटीआई इन्फेक्शन में, जो कि बैक्टीरिया ई कोलाई से होता है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियल डिवीजन के हिसाब रेगुलेशन में पढ़ते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दोस्तों देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा जूम करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ड्रग है हमारा नॉरफ्लॉक्सासिन। अब ओफ्लॉक्सासिन से पहले नॉरफ्लॉक्सासिन पढ़ते हैं। तो इसका भी मैकेनिज्म बिल्कुल कैसे काम करेगा, ये टोपोआइसोमरेज सेकेंड, डीएनए गायरेज का ही पार्ट है। टोपोआइसोमरेज सेकेंड आप स्पेसिफिक याद करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होते हैं। ये टोपोआइसोमरेज सेकेंड और टोपोआइसोमरेज फोर्थ, इन दोनों एंजाइम को ब्लॉक करता है, जो कि एसेंशियल है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। मैकेनिज्म में बिल्कुल वही फोटो बना देना, अगर अलग से पूछे जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले वही फोटो बनाइए, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। नॉरफ्लॉक्सासिन इज सिंथेटिक फ्लोरोक्विनोलोन्स विच अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये एक अच्छा एंटीबायोटिक इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आपके सामने इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। ये हम लोग को हो गया। अगले हम बात करते हैं कि नॉरफ्लॉक्सासिन का यूज क्या है। भाई बिल्कुल दिया कि ये बेसिकली यूटीआई इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया से होता है। दूसरा, इसे प्रोस्टाइटिस
के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द प्रोस्टैटिस, जो मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, तो प्रोस्टैटिस कहते हैं उसको। वो भी जो बैक्टीरिया इकोलाई से होता है उसके इन्फ्लेमेशन के लिए, इन्फेक्शन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस और एंजाइम इनहिबिटर न्यूक्लिक एसिड के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी के पेट में इन्फेक्शन होता है, गैस्ट्रिक में एंटाइटिस होता है, उसके इलाज के लिए भी हम इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। नॉरफ्लॉक्सासिन बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एंटीबायोटिक है। अगला ड्रग है इनॉक्सासिन, ये भी अगली कैटेगरी का ड्रग है। इनॉक्सासिन का जो ये स्ट्रक्चर है देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है इनॉक्सासिन का, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसका आईपीएसी नाम क्या है, 1-एथिल 6-फ्लोरो-टॉक्सो-7 पिपराजीन 1-1H हाइड्रोक्विनोलिन 3-कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईपीएसी नाम है। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम कहानी है, ये टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमरेज फोर्थ इन दोनों को ब्लॉक करता है, यानी डीएनए गायरेज को ब्लॉक करता है। और जब ब्लॉक करेगा तो सेम कहानी, डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप करेगा, ऑटोमेटिक बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। यूज क्या है इनॉक्सासिन का, इट इज यूज फॉर द यूटीआई इन्फेक्शन। सब में कॉमन लिखना है क्योंकि सब चीज़ कॉमन है, याद करने में बहुत आसानी होगी। इसके साथ साथ ये डायरिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं इनॉक्सासिन का। ठीक है, अगर एक बार आपने क्लासिफिकेशन याद कर लिया, मैकेनिज्म याद कर लिया, तो बाकी सब चीज़ें सबकी कॉमन है, बस स्ट्रक्चर याद करना है। बहुत आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसमें बहुत पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ठीक है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन ग्रुप लगने के कारण इसका नाम सिप्रो है, सिप्रो साइक्लोप्रोपेन से मिला है, इसलिए इसका नाम सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। अब जो इसका आईपीएसी नाम है 1-साइक्लोप्रोपिल, देखिए ना, साइक्लोप्रोपिल के नाम से सिप्रो हो गया। 6-फ्लोरो-4-ऑक्सो-7 पिपराजीन 1-1L-क्विनोलिन 3-कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम वही है। प्रॉपर्टीज में ये इट इज फेंट टू लाइट येलो, थोड़ा सा अब प्रॉपर्टी जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसका कलर हल्का पीला होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पानी में घुलनशील होता है, लेकिन कम घुलनशील होता है, पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता है, लेकिन ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पूरी तरह से घुलनशील है और एथेनॉल में पूरी तरह से इनसॉल्युबल है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं। मैकेनिज्म बिल्कुल उसी तरह से है, ये टोपोआइसोमरेज 2nd और 4th को ब्लॉक करेगा, यानी डीएनए गायरेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप करेगा। सब कुछ कॉमन है, सबका पहले से बताया था, और इस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसको। हम लोग बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिपेयर आदि को जब ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इसके बाद, इस दवा के इस्तेमाल के बाद बैक्टीरिया का सर्वाइवल बिल्कुल मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारे प्रोसेस को बंद कर देता है ये, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। आगे बात करते हैं हम लोग, इसका यूज़ क्या है। इसे यूज़ करते हैं रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, जो कि प्रोस्टैटिस के लिए, जो कि ई कोलाई के द्वारा होता है, कॉमन है बाकी सबके साथ। इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, स्किन इन्फेक्शन एंड मेनिंजाइटिस, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एंटीबायोटिक है। मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ब्रेन में, उसके बाद स्किन इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विथ मेट्रोडाजोल, ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रोजिल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन कॉज्ड ई कोलाई। जो पेट गड़बड़ होता है, लैट्रिन बहुत ज़्यादा होती है या पेट में दिक्कतें होती हैं, तो मेट्रोजिल के साथ इसको मिलाकर दिया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन को, तो ये पेट के अपसेट के लिए बहुत अच्छी दवा होती है, बहुत अच्छे से काम करती है। अगला ड्रग है ओफ्लॉक्सासिन, बहुत कॉमन दवा है, ये भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। ओफ्लॉक्सासिन 100 mg, ओफ्लॉक्सासिन 200 mg, 2 डोज में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। ये इसका फिगर है, आप यहाँ से फिगर इसका देख लीजिए। ठीक है, इसका फोटो बहुत कॉमन है, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा इसका। ओफ्लॉक्सासिन का मैकेनिज्म बात कर लेते हैं, बिल्कुल सेम कहानी है। ये बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज 2nd और बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज 4th, कॉमन जो सब कर रहे हैं, उन्हीं को ब्लॉक करेगा, जिससे डीएनए रेप्लिकेशन बन जाएगा और बैक्टीरिया टाइम फिस बैक्टीरिया मर जाएगा। यूज कॉमन है। देखिए इस तरह से याद करने में आपको कम मेहनत लगती है, 1-2 का याद करिए, सबका कॉमन लिख दीजिए, कैटेगरी वाइज याद करने का यही फायदा होता है। यूज क्या है, इसे ट्रीटमेंट यूज करते हैं रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, जो कि ई कोलाई के द्वारा होता है, कॉमन है, सबका है। इसके साथ साथ ये हम लोग पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो पीआईडी होता है, यानी कि पेल्विक रीजन में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसे लोअर रिस्पायरेटरी, जो सांस लेने में जो दिक्कत होती है, गला वाला फंसने लगता है, सर्दी जुकाम होने लगता है, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और प्रोस्टाइटिस में यूज़ करते हैं, यानी ये भी ओफ्लॉक्सासिन बहुत कॉमन दवा है, जो हर तरह के, कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है लोमीफ्लॉक्सासिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं व्हाट इज द लोमीफ्लॉक्सासिन। तो लोमीफ्लॉक्सासिन के बारे में जान लेते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले तो स्ट्रक्चर देखिए, इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, कॉपी में याद कीजिए। आईपीएसी नेम आपके सामने लिखा हुआ है, आईपीएसी नेम यहाँ से याद कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये व्हाइट टू पेल येलो कलर के होते हैं, हल्के पीले रंग का होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। उसके बाद ये लीवर में, जब इसको दवा खाते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है।
बाकी किस एंजाइम के द्वारा? दिस इज द ग्लूकोरोनिडेशन। आपने पढ़ा ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ मिलकर के पोलैरिटी बढ़ती है, आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा, उस हिसाब से मेटाबोलाइज होता है। और इसको हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस इसके होते हैं। ठीक है, ये उसकी कहानी हो गई। आगे बात करते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ये डीएनए के वही गायरेज टोपोआइसोमरेज सेकेंड और फोर्थ कॉमन है, सब में वही काम करता है। बाकी ये डीएनए रिप्लिकेशन, रिपेयर, रिजल्टिंग सब कुछ ब्लॉक कर देता है, तो बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, यूज़ क्या है? बिल्कुल यूटीआई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ब्रोंकाइटिस में, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी, नीचे की तरफ थ्रोट में जो दिक्कत होती है उसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला है स्पेरिफ्लॉक्सासिन। आपके सामने स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिए। स्पेरिफ्लॉक्सासिन सब कुछ कॉमन है, बस स्ट्रक्चर याद करना थोड़ा सा कठिन है आपके लिए। जो 4-5 ड्रग है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, इन सब को थोड़ा जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भैया बिल्कुल वही, बताने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने अभी तक पढ़ते आए हैं। मैकेनिज्म सेम है, डीएनए आइसोमेरेज यानी कि टोपोआइसोमेरेज सेकेंड और फोर्थ को ब्लॉक करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन ब्लॉक करेगा, सेल का डेवलपमेंट ब्लॉक करेगा, सब कुछ ब्लॉक करेगा, अब बैक्टीरिया की ऐसी तैसी कर देगा। ट्रीटमेंट यूटीआई के लिए कॉमन है, इसके साथ साथ ये ब्रोंकाइटिस और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब आपको सब बिल्कुल ऐसे लिखना है। सोचिए कितना आसान है ना कि कैटेगरी वाइज याद कर रहे हैं, एक साथ सारी ड्रग याद हो जाएगी, बस स्ट्रक्चर याद करना है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट कुछ जान लेते हैं इन सभी के। बॉडी एज होल यानी कि फीवर में, चेस्ट पेन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, किसी को सूट नहीं करेगा तो बैक पेन है, फेस एडिमा है, चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह आ सकती है, कुछ एक्सीडेंटल इंजरी इन्फेक्शन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, साइनोसिस, एक्माइसिस। ठीक है, ये सब कुछ साइड इफेक्ट्स होती हैं जो सभी दवाइयों की, ये आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्विनोलोन्स की, माने कि जो आपके जो कैटेगरी ड्रग्स थी, भाई आपको पता है कि यूटीआई में इस्तेमाल होने वाले जो ड्रग हैं ढेर सारी, उसमें से पहला था क्विनोलोन्स। उसके सारे के सार हमने पढ़ लिया और इसके ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया। अब इसी चैप्टर में यानी कि यूटीआई में कुछ और ड्रग्स हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नए लेक्चर में। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए।